है अपना फोर्स, और आज हम लोग करेंगे पूरे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फोर्स, मोमेंट, कपल, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, और एक और टॉपिक क्या था, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अच्छा, अगर आपने न्यूमेरिकल्स अगर एक बार कर लिया ना किसी भी चैप्टर के, फिजिक्स में तो खास बात यही है कि अगर आपने किसी भी चैप्टर के अगर आपने न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर रखे हैं तो उसका मतलब वो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा फिर। ठीक है, तो मतलब न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स को करना। ना पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, बुक है अपनी ये कंसाइज की, और यहाँ से पहला क्वेश्चन है अ व्हील ऑफ डायमीटर। अच्छा, जो इसका डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 1, डायग्राम कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे एक व्हील है और ये व्हील का एक्सल है, मतलब जिसके अबाउट वो घूम रहा है। तो ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पे है, और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन। सो F इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन। ठीक है, हाँ डायग्राम बनाओगे तभी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान रखना कि जो भी ये न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, अगर आप न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस में अगर आप डायग्राम बना करके चीज़ों को समझ पा रहे हो, ठीक है, तो फटाफट आंसर पे आप पहुंच जाओगे। मतलब आपको बस वो डायग्राम समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली वो बोलना क्या चाह रहा है। तो इसमें अ व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर, तो डाया ऑफ दिस व्हील इज 2 मीटर, डायमीटर इक्वल्स टू 2 मीटर। आगे बोल रहे हैं शोन इन द फिगर विद एक्सल एट ओ के अबाउट ये घूम रहा है, एक्सल यहाँ पे लगा हुआ है। अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन इज अप्लाइड एट बी पे 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, इन द डायरेक्शन शोन कैलकुलेट, पहला क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट सेंटर ओ। हमको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट, पहला है O और दूसरा पॉइंट है पॉइंट A। अब अबाउट O और दूसरा है अबाउट A। ठीक है, सो इसका मतलब ये हो गया, देखो अच्छा क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको बहुत सिंपल दे रखा है कि एक व्हील है जो कि O के अबाउट घूम रहा है। ठीक है, O के अबाउट घूम सकता है, और B पे एक फोर्स लग रही है 2 न्यूटन की। इस व्हील का जो डायामीटर है वो है 2 मीटर। आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है। अच्छा, मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला बताओ। मोमेंट ऑफ फोर्स फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये F वाली लाइन होगी जो B पे कटी या वो। ठीक है, देखो क्या है, हम लोग पहला वाला इसमें सॉल्व करते हैं। क्या, मोमेंट अबाउट O, तो मोमेंट अबाउट O, तो O के अबाउट हमको मोमेंट फाइंड करना है। फोर्स ये लग रही है, अच्छा अगर ये फोर्स इस तरीके से लग रही है, इसका मतलब ये टेंजेंशियल लग रही है। आप मुझे ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, 1 मीटर होगी, क्योंकि डायमीटर तो अगर 2 मीटर का है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, वो निकालना है B हाँ, मतलब हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो मोमेंट अबाउट O इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन मीटर। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर ये फोर्स ऐसे करके लग रहा है तो ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से घूमेगा,
तो ये वाला जो मोमेंट है ये क्या, जैसे क्लॉक की सुइयाँ घूमती है ऐसे ही घूम रहे हैं या, तो क्लॉकवाइज है ये ना ये, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से आप आंसर लिखोगे, ठीक है। नाउ अच्छा इसके बाद है अबाउट ए। अब ए के अबाउट हमको फाइंड करना है, तो मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। 4 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। हाँ, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। अब ए कहाँ पे है, यहाँ पे। फोर्स ऐसे करके लग रहा है, तो यहाँ से फोर्स और इस ए से फोर्स के ऊपर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो डायमीटर बन जाएगा। तो कितना है डायमीटर, कितना है अपना 2, तो इसका मतलब कितना हो गया 2 × 2 जो कि आ रहा है आपका 4 न्यूटन मीटर। और इसके ऊपर भी कैसा मोमेंट क्रिएट करेगा ये, ए को भी ये ऐसे करके घुमाएगा ना, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, क्लॉकवाइज। हाँ हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना जरूरी है? नहीं, फॉर्मूला लिखना जरूरी है। ये देखो ना टॉप पे तो मैंने फॉर्मूला इसलिए लिख ही दिया था। अगर आप लिख करके चलते हो तो अच्छा रहता है, फटाफट वैल्यूज़ को पुट करना और फिर बार बार रिकॉल नहीं करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह बार बार फॉर्मूले को लिखो, ठीक है। आप डायरेक्टली वैल्यूज़ को भी पुट कर सकते हो। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जरा, सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ये दे रहा है डायग्राम इन द फिगर बना लेते हैं पहले। 2 4 5 3। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक है 2 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक है 4 मीटर, और यहाँ पे एक फोर्स लग रही है डाउनवर्ड 5 न्यूटन की। डाउनवर्ड फोर्स है, इसको F1 = 5 न्यूटन, और यहाँ पे भी एक डाउनवर्ड फोर्स है, F2 मान लेते हैं इसको 3 न्यूटन, ठीक है। जब भी आप डायमेंशंस को शो करते हो तो मेक श्योर आप इस तरीके से शो करो, ठीक है। अच्छा अब ये बोल रहा है डायग्राम इन्होंने पूरा एक्टिंग एट पॉइंट ए बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, सच दैट ओ ए। अच्छा इसमें ओ ए बी, अभी आपको ये नहीं देना गिवन, मतलब गिवन में ये डायमीटर डिस्टेंस। देखो अगर आपने डायग्राम बना दिया इसका मतलब सारी चीज़ें तो फिर आपने गिवन दे ही दी ना। फिर भाई इसी को तो आप लिखोगे, अगर गिवन में अगर चीज़ें लिखोगे तो यही तो लिखोगे कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए इज़ 5 न्यूटन, फोर्स एक्टिंग ऑन बी डाउनवर्ड्स इज 3 न्यूटन, और जो पाइवोटेड है वो कहाँ पे है, ओ के अबाउट पाइवोटेड है, ठीक है। तो डायग्राम इन द फिगर 1.29 शोज 2 फोर्सेस F1 5 न्यूटन, F2 3 न्यूटन एक्टिंग एट पॉइंट ए एंड बी। तो ए और बी पे 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं रिस्पेक्टिवली ऑन रॉड पाइवोटेड एट अ पॉइंट ओ। तो ये पूरी की पूरी एक रॉड है और ये ए पॉइंट पे पाइवोटेड है, इसका मतलब ये इस पॉइंट के अबाउट क्या करेगी, रोटेट कर सकती है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है ये, ठीक है। उसके बाद फिर ओ ए की लेंथ 2 मीटर है और ये सब दे दिया। इसके बाद कैलकुलेट मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट ओ। पहला क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट ओ, पहला ये। सेकंड मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट ओ, ठीक है। और उसके बाद है टोटल मोमेंट ऑफ 2 फोर्सेस अबाउट ओ। यहाँ पे जो लास्ट वाला है ना, इसको ज़रा अच्छे से समझना। टोटल मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट ओ। सो नाउ हम लोग इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है ये, मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट ओ। तो F1 फोर्स कहाँ पे है, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड लग रहा है, और O के अबाउट मोमेंट फाइंड करना है। डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर। 2 मीटर है, तो मोमेंट कितना आ जाएगा,
मोमेंट ड्यू टू F1 अबाउट O, ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, ये आ जाएगा आपका 10 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो फर्स्ट का तो आंसर ये हो गया। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O। सर इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं होगा? अच्छा हाँ, यहाँ पे क्लॉकवाइज लिखोगे ये। अच्छा ये बताओ जरा, इसके अबाउट घूमना है और ये फोर्स है, तो ये कैसे ऐसे करके घुमाएगा ना इसको, है ना, इस रॉड को। तो इसके ये बताओ, ये एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉक तो ऐसे करके घूम रही होगी, ठीक है, और ये जो मोमेंट है ये ऐसे करके जा रहा है, तो इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो यहाँ पे लिख दोगे आप एंटी क्लॉकवाइज। जब भी मोमेंट लिखोगे ना तो उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। नाउ अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O। तो अच्छा ये F2 जो है ये डाउनवर्ड लग रहा है, और कितने न्यूटन का है? 2, मतलब 3 न्यूटन का है, और डिस्टेंस कितनी है? 4। तो मोमेंट ड्यू टू F2 अबाउट O कितना हो जाएगा? 3 इंटू 4, 12 न्यूटन मीटर। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे अगर ये इसके अबाउट घूम रहा है और फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, तो इसका मतलब ये ऐसे करके घूमेगा। तो ये जो डायरेक्शन है, मतलब ये जो ऐसे करके घुमा रहा है, दोनों फोर्स एक साथ नहीं लगी? एक साथ नहीं लगी मतलब? अरे इस फोर्स, हमको अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए तो बस इसको देखना है ना। तो ये डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये इस रॉड को कैसे घुमा रहा होगा? नीचे की तरफ को, तो मतलब क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा। तो यहाँ पे लिखोगे आप क्लॉकवाइज। अभी यहाँ तक समझ में आया? अब थर्ड पॉइंट इसका ये बोल रहा है कि टोटल मूवमेंट एट अबाउट पॉइंट O, टोटल मूवमेंट अबाउट पॉइंट O के अबाउट टोटल मूवमेंट कितना है? तो आपको, अच्छा अब बताओ जरा, ये वाला क्लॉकवाइज हो गया और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो मतलब 10 पॉजिटिव हो गया आपका, क्योंकि ये भी तो O पे ही लग रहा है ना। ये वाला मोमेंट भी O पे लग रहा है, ये वाला मोमेंट भी O पे लग रहा है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, उसको हमने पॉजिटिव ले लिया। ये क्लॉकवाइज है, उसको हम लोग नेगेटिव ले लेंगे। तो आंसर कितना आ रहा है? -2 न्यूटन मीटर। और आप क्या लिखोगे यहाँ पे? और 2 न्यूटन मीटर, क्या 2 न्यूटन मीटर आगे ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस सही है, तो माइनस क्या होता है? माइनस क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है? माइनस क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगा रखा था, यहाँ पे हमने हटा दिया और आगे हमने क्लॉकवाइज लिख दिया। अभी समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? सर अगर सिर्फ हाँ। याद है कि टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, हाँ, तो फिर अलग अलग निकालने पड़ेंगे, एक साथ ही निकाल? नहीं तो आप दोनों को एक निकाल करके एक साथ वो पुट कर दो। एक साथ कर सकते हो आप, डायरेक्टली इस तरीके से लिख करके दोनों को एक साथ निकाल दो, ठीक है। अगर सिर्फ ये वाला क्वेश्चन आ रखा है तो फिर अलग अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ज़रा। अच्छा, जो जो क्वेश्चन अभी कर रहा हूँ समझ में आ रहे हैं अच्छे से? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 2 forces each of magnitude 10 Newton act vertically upward and downward respectively at 2 ends A and B of uniform rod of length 4 मीटर। ठीक है, तो देखो क्या है, यहाँ पे हम लोग एक यूनिफॉर्म रॉड मान लेते हैं। ये है हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड का मतलब उसका क्रॉस सेक्शन क्या है? थ्रू आउट द लेंथ सेम है, ठीक है। इस रॉड की जो लेंथ है वो है 4 मीटर, 4 मीटर। नेक्स्ट क्या है, इस पे 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक है 10 न्यूटन, दूसरी भी 10 न्यूटन है। तो यहाँ पे ये 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है,
जो कि ए पॉइंट है, और यहाँ पे भी 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है जो कि बी पॉइंट है, और यहाँ पे बीच में क्या है, ओ पॉइंट है। अब इधर ध्यान दो, ये चीज़, ये डायग्राम पूरा समझ में आ रहा है? ठीक है, 10 न्यूटन की फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, 10 न्यूटन की फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अबाउट ओ जो है वो पाइवोटेड है। ठीक है, which is pivoted at midpoint O as shown in the figure. Determine the magnitude of resultant moment of forces about pivoted point O. ठीक है, determine, आपको क्या फाइंड करना है? Determine magnitude of resultant moment about point O, about point O। जो क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे थे ना, वो यही वाला क्वेश्चन हो गया। यही पूछना चाह रहे थे ना आप, कि अगर दोनों फोर्सेस की वजह से O पे फाइंड करना चाहें तो क्या एक ही बार में करेंगे या अलग अलग करके करेंगे, है ना? तो लो, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही पिक किया। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ फाइंड कर लेते हैं। क्या? मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ डायरेक्टली आप इस तरीके से कर सकते हो। देखो, ये जो 10 है ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये इस ओ पॉइंट को कैसे करके घुमाएगा? ऐसे करके घुमाएगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, ओ के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर उन्होंने ये बोल रखा था कि ये ओ पॉइंट बिल्कुल मिड में है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 2 मीटर हो गई। ठीक है, तो क्लॉकवाइज नेगेटिव है पॉजिटिव? नेगेटिव। तो क्लॉकवाइज नेगेटिव हो गया, तो -10 इंटू 2, 10 इंटू 2। तो ये इस वाले फोर्स की वजह से हो गया अबाउट ओ। अब इस वाले फोर्स की वजह से इस पॉइंट पे, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो डायरेक्ट वैसे भी तो कर सकते हैं, -20 इंटू 4। -20 नहीं, वो नहीं कर सकते हम। ठीक है, -20 कैसे ले लेंगे ना? अच्छा, हमको तो -100 इंटू 4 भी तो कर सकते हैं। नहीं, इधर ध्यान दो अभी। अच्छा, अगर ये डाउनवर्ड लग रहा है तो ये इस ओ पॉइंट को कैसे करके घुमाएगा? ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा, और क्लॉकवाइज हमारा कैसा है? नेगेटिव है। तो दोबारा से ये नेगेटिव आ जाएगा, -10 इंटू 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे पहले लिख देता हूँ -20 और आंसर आ जाएगा आपका -40 न्यूटन मीटर। सर ये -20 और -20 का सर। अच्छा, ठीक है, समझ में आ रहा है अभी? ठीक है, अच्छा, या फिर आप क्या लिखोगे? 40 न्यूटन मीटर। और क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? क्योंकि ऊपर नेगेटिव था, तो ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि क्लॉकवाइज है ये। अभी समझ में आ गया कि कैसे करना है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना अभी इस क्वेश्चन में? है? ठीक है, तब तक मैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा पिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ मैं, एक यूनिफॉर्म मीटर रूल बैलेंसेस हॉरिजेंटली एट ऑन अ नाइफ एज प्लेस्ड एट 58 सेंटीमीटर मार्क। ठीक है, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें, लेकिन अपन लोग क्वेश्चन नंबर 4 में ले रहा हूँ मैं इसको। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल बैलेंसेस हॉरिजेंटली ऑन अ नाइफ एज। यूनिफॉर्म मीटर रूल है। सबसे पहली चीज़ तो हमारे लिए ये है कि ये यूनिफॉर्म मीटर रूल है। अच्छा, यूनिफॉर्म मीटर रूल का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब आपको समझ में आ गया कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट द लेंथ क्या होगा? सेम होगा। मीटर रूल है, इसका मतलब लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी? हाँ, 1 मीटर। अच्छा, 1 मीटर मतलब, हाँ, ध्यान रखना इस चीज़ को कि जो 1 मीटर का यूनिफॉर्म मीटर मतलब जो
अगर आपको ये एक मीटर रूल लो जिससे हम लोग नापते हैं ना लेंथ और ये सब नापते हैं जो, ठीक है, तो अगर वो 1 मीटर का है तो हम लोग उसको सिंपली मीटर रूल बोलते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू आउट द लेंथ सेम है, ठीक है। चलो तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब आगे ये क्या बोल रहा है कि इस मीटर रूल को, ठीक है, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल बैलेंसेस हॉरिजेंटली ऑन अ नाइफ एज प्लेस्ड एट दी 58 सेंटीमीटर मार्क। इसका मतलब ये मान लो कि आपका वो मीटर रूल है, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई 1 मीटर। मान लो यहाँ पे ये 0 और फिर ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। तो यहाँ पे हो गया ये 100 सेंटीमीटर और यहाँ पे ये 0 सेंटीमीटर। अभी समझ में आ रही है। और इसमें ये बोल रहा है कि 58 सेंटीमीटर मार्क पे एक नाइफ के ऊपर इसको बैलेंस कर दिया है। मतलब ये सिंपली ऐसा बोलना चाह रहा है कि मान लो ये मीटर रूल है और आपने एक नाइफ के ऊपर इसको बैलेंस कर दिया है इस तरीके से, कुछ ये ऐसे करके आपने इसको बैलेंस कर दिया है। अगर आप बिल्कुल उसके मतलब जब भी मोमेंट होता क्या है कि बैलेंस क्यों ऊपर है, जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे अगर मैं इसको छोड़ रहा हूँ अभी तो ये नीचे गिर जा रहा है, ठीक है। फिर मैं इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ तो ये नीचे गिर जा रहा है अभी भी, ठीक है। अब मैं थोड़ा और पास लेके गया, अब अगर छोड़ूंगा तो हो सकता है अब देखो अब नीचे नहीं गिर रहा है, ठीक है। अच्छा अगर मैं थोड़ा और इधर करूँगा ना, अब अगर छोड़ूंगा तो नीचे गिर जाएगा, देखो उस तरफ में गिर रहा है। इसका मतलब जिस तरफ आपका मोमेंट ज़्यादा हो रहा है उस तरफ वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फॉल कर जाएगा। क्यों नहीं कर सकते नाइफ पे, जैसे मैं अभी फिंगर पे करके दिखा रहा हूँ तो सेम अगर उस फिंगर की जगह पे आप अगर नाइफ रखोगे बिल्कुल सेंटर पे अगर रखोगे तो बैलेंस हो जाएगा वो, ठीक है। बिल्कुल मिड पे अगर रखोगे सेंटर पे एकदम हो जाएगा वो बैलेंस। स्केल तो बैलेंस हो जाएगा, हाँ हाँ, पर नाइफ ही बैलेंस नहीं हो पाएगा तो अरे नाइफ की बात नहीं कर रहा, ये बोल रहा है मीटर रूल को आपने एक नाइफ पे रख दिया, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 58 इज समवेयर अराउंड हियर। तो यहाँ पे आपने उस नाइफ को रखा हुआ है, ये आपने नाइफ को रखा हुआ है और इसके ऊपर ये बैलेंस हो गया। कहाँ पे, ये 58 सेंटीमीटर का मार्क है ये। अभी समझ में आ रहा है। ये बोल रहा है कि यहाँ पे ये बैलेंस हो गया है। क्या ये पॉसिबल था? अगर आप कोई पूरे पे अगर कोई लोड ना लगाओ तो ये कहाँ पे बैलेंस होना चाहिए, 50 पे बैलेंस होना चाहिए, लेकिन ये 58 पे बैलेंस हो रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं जरा क्या बोल रहा है ये, कहाँ गया क्वेश्चन। हाँ, मार्क व्हेन अ वेट ऑफ 20 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड। तो इसका मतलब यहाँ पे 20 ग्राम फोर्स जो है वो फोर्स यहाँ पे लग रही है एक एंड पे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये इस एंड पे लग रही होगी? अगर ये इस एंड पे लगाओगे ना तो अच्छा इस मीटर रूल का जो पूरा मास है वो कहाँ पे एक्ट करेगा, इसके सेंटर पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर आपको इसको बैलेंस करना है, इस मीटर रूल को अगर आपको बैलेंस करना है तो ये तो आपको इसके अबाउट जब घुमाएगा तो ये कौन सा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। तो इसका मतलब आपको फोर्स लगा रही है, कौन सा मूवमेंट क्रिएट करना है, क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये इधर नहीं लगेगा, कहाँ पे लगेगा, ये लगेगा आपका कहाँ पे, यहाँ पे। अभी समझ में आ गया है? कितना होता है मतलब अभी तो आप बस मेजरमेंट के लिए समझो, लेकिन आप इसको आप ये समझ सकते हो जैसे 20 ग्राम जो जैसे आप कभी सामान खरीदने के लिए जाओगे शॉप पे और आपने उसको बोला कि मुझे 50 ग्राम मिर्च दे दो, वो तो उससे फिर कभी बोलना कि नहीं मुझे सिर्फ 20 ग्राम दो, तो उसका जो वेट आपको फील होगा वो तुम्हारा क्या है, 20 ग्राम फोर्स है। समझ में आ रहा है अभी? हाँ हाँ, तो आपको बताया तो मैंने कि भाई फोर्स की यूनिट या तो फिर आप न्यूटन में लिखोगे या फिर केजीएफ में होगा जाएगी या फिर कहीं पे ग्राम फोर्स में आएगी। अरे जूल किसकी यूनिट होती है? जूल वर्क डन की यूनिट होती है जूल, ठीक है। तो जूल में नहीं आएगा वो। चलो ठीक है, फिर यहाँ तक समझ में आ रहा है अभी? ठीक है, आगे देखते हैं ज़रा। अब ये क्या क्या बोल रहा है इसमें। इसने बोला है
ठीक है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट। तो पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर तो यही हो गया, ठीक है, डायग्राम ऑफ अरेंजमेंट। पहला क्वेश्चन ये था कि इसको ड्रॉ करके दिखा दो, तो ये ड्रॉ करके दिखा दिया आपने, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ दूसरा क्वेश्चन है, इसी का सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द वेट ऑफ द रूल। आपको ये बताना है कि उस रूल का, ये जो मीटर रूल है, इसका वेट कितना है। ये जो मीटर रूल है इसका वेट पूछा हुआ है। तो क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, वेट ऑफ मीटर रूल। अब इसके लिए आप एक चीज़ को ये समझो, आपको मैंने सबसे पहली चीज़ क्या बताई कि इसका जो नेट वेट होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो नेट वेट एक्ट कर रहा होता है ना, वो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट करता है, जो कि हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपके लिए आप ये ध्यान रखोगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कहाँ पे एक्ट करता है, उसके बीच में एक्ट करता है, ठीक है। अभी के लिए आप उसको बीच में मान लो, हम लोग अभी जब आगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पढ़ेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये। अभी के लिए क्या है कि अगर यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो उसके बिल्कुल बीच में एक्ट कर रहा है। अब क्या है, देखो अब ये कैसे हम लोग पता कर सकते हैं, देखो इसके ऊपर अभी कोई फोर्स नहीं लग रही है, अभी मैं इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ और ये बैलेंस्ड है। इस पेन का अपना खुद का अपना एक वेट था, ठीक है, वो ये डाउनवर्ड लगा रहा था, मैंने फिंगर से क्या किया है, उसके जहाँ पे उसका वेट लग रहा है मैंने उसको अपवर्ड फोर्स लगा दिया, तो ये पेन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब अगर मैं इसको हल्का सा साइड में अगर खींचता हूँ और फिर छोड़ूंगा ना, तो ये नीचे गिर रहा है, देखो। अब वो नीचे क्यों गिर रहा है, क्योंकि इसका जो सेंटर में जो वेट लग रहा है वो इस पॉइंट के अबाउट क्या क्रिएट कर रहा है, एक मोमेंट क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से इसमें एक रोटेशन क्रिएट हो रही है। तो ध्यान ये रखना है कि मीटर रूल का जो वेट एक्ट करेगा वो कहाँ पे एक्ट करेगा, सेंटर पे। कहाँ पे, 50 पे। भाई अगर ये 100 सेंटीमीटर का है तो W कहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, 50 पे एक्ट कर रहा होगा। बात समझ में आ रही है अभी, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ, हैं ग्रेविटी का इससे रिलेशन है? इसका अभी ग्रेविटी से हम लोग कुछ रिलेशन अभी नहीं करेंगे, ठीक है। हमारा वो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से चलेगा, ठीक है। तो अब आपसे, अगर ये यहाँ पे बैलेंस हो गया है, अगर ये यहाँ पे बैलेंस हो गया, मतलब कौन सी कंडीशन बन रही है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन रही है। अगर बैलेंस हो गया, अगर उसने आपको बोला है कि वो उस नाइफ पे, उस पॉइंट पे क्या हो गया, बैलेंस हो गया है, और अगर वो बैलेंस हो गया है, इसका मतलब ये कंडीशन कौन सी बन गई, इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन गई। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनी, इसका मतलब क्या हो गया कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट। ये बताओ, ये समझ में आ रहा है अभी, है कि अगर वो बैलेंस हो गया है, बैलेंस होने का मतलब क्या हो गया कि वो कौन सी कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। इसका मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल हो गए। समझ में आ गया यहाँ तक, आगे देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, डब्ल्यू की वजह से। तो ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना आ गया हमारा, W इंटू 8 आ गया, और क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है, 20 इंटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखो, 10, 20, 30, 40 और यहाँ पे 2, तो 42। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है, तो समझ में आ रहा है अभी ये चीज़ पूरा है, ठीक है। फिर तो W इज इक्वल्स टू 20 इंटू 42, 20 इंटू 42 अपॉन 8। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो बस अब इसको डिवाइड कर दो, फिर 4 से ये 2 टाइम्स में जाएगा, 4 से ये 5 टाइम्स में, 2 से ये 21 टाइम्स में, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना आ गया 105। आगे क्या लिखोगे, ग्राम फोर्स, क्योंकि ये ग्राम फोर्स में दे रखा था, तो हमारा आंसर भी कितना जाएगा, ग्राम फोर्स में आ जाएगा। आगे चाहो आप स्टेटमेंट, तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, जिस वेट ऑफ मीटर रूल इज, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, वेट ऑफ मीटर
रूल इज इक्वल्स टू 105 ग्राम फोर्स। समझ में आ गया अभी तक? यहाँ पे कोई डाउट नहीं? इसको कर लेना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अभी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी आना आज। चलो ठीक है, वैसे अभी 4 क्वेश्चंस हैं, मैं फटाफट इन 4 क्वेश्चंस को और कर लेते हैं, फिर चलते हैं। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं एक बार। द डायग्राम बिलो शोज अ यूनिफॉर्म बार सपोर्टेड एट द मिडल। ठीक है, पहले इसका डायग्राम बना देते हैं। ये कुछ इस तरीके से एक बार आपको दे रखा है, ठीक है, और इसके सेंटर में यहाँ पे O पॉइंट है और यहाँ पे ये इस तरीके से टिका हुआ है, पाइवोटेड है इस पॉइंट पे, ठीक है। आगे क्या है, और ये फिर 10 to 50 है, ठीक है, और यहाँ पे है ये 40 ग्राम, ठीक है। अ डायग्राम गिवन बिलो, तो यहाँ पे हो गया 10, 20, 30, 40, 40, और इसको अपन लोग इरेज कर देते हैं। सेम इधर भी है 10, 20, 30, 40। अपन लोग इसको इरेज कर लेते हैं। अच्छा, ये क्लियर दिख रहा है अभी? विजिबल है अभी? ठीक है, लो अब आगे बढ़ते हैं ज़रा। तो इन्होंने इसमें ये बोला हुआ है, अच्छा नहीं, आगे ये 50 तक है, 50 तक है आगे, 50, इधर भी ये 50 तक है, 50, ठीक है। अ डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म बार सपोर्टेड एट अ मिडल पॉइंट O, बीच में सपोर्टेड है। अ वेट ऑफ 40 ग्राम फोर्स इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ना एक वेट इन्होंने रख दिया है, मैं इसको एक एरो से शो कर दे रहा हूँ। 40 ग्राम फोर्स का वेट इन्होंने यहाँ पे शो किया है, ठीक है। इज प्लेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द पॉइंट O। हाउ कैन यू बैलेंस द बार विद अ वेट ऑफ 80 ग्राम फोर्स? क्वेश्चन ये है, हाउ कैन यू बैलेंस द बार with the force of, with the weight of 80 ग्राम फोर्स। क्वेश्चन समझ में आ रहा है अभी? हाँ, ये बहुत सही है। जहाँ पे 40 ग्राम फोर्स है वहीं पे 80 ग्राम फोर्स लगा तो बैलेंस हो जाएगा। कैसे बैलेंस हो जाएगा भाई? 40 ग्राम फोर्स ऐसे करके घुमा रहा है, 80 भी इधर लगा दोगे तो ये और भी ऐसे करके घूमने नहीं शुरू कर। नहीं, अच्छा क्वेश्चन क्या है वो समझ में नहीं आया, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये तो आपका एक बार हो गया जो कि पाइवोटेड है पॉइंट O, मतलब इस पॉइंट के अबाउट ये घूम सकता है, ठीक है। 40 ग्राम फोर्स का जो वेट लग रहा है वो 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लग रहा है, ठीक है। आपको बोला है कि आपको, अच्छा अगर ये फोर्स लग रहा है इसकी वजह से क्या होगा, ये बैंड होना शुरू कर देगा। मान लो अगर ये इस तरीके से रॉड थी तो ये ऐसे करके बैंड होना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आपको ये बोल रहा है कि इसको आपको बैंड नहीं होने देना है, बैलेंस करके रखना है। हाँ, वही बोल रहा है वो कि 80 ग्राम फोर्स जो आप यूज़ करोगे वेट को, उसको कहाँ पे आप लगाओ कि आपको बैलेंस हो जाए, ठीक है। हाँ, ठीक है, 10 सेंटीमीटर पे, चलो ठीक है, अभी देख लेते हैं, ठीक है। बट आपको एक चीज़ ध्यान ये रखनी है कि अगर इन्होंने ये बैलेंस के लिए बोल दिया तो मतलब ये कौन सी कंडीशन है फिर? इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। और आपको पता है कि जहाँ पे भी इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पे मोमेंट सेम होने चाहिए। तो अगर ये कौन सा मोमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है, तो ये वाला फोर्स कैसा मोमेंट लगाएगा फिर? क्लॉकवाइज मोमेंट लगाएगा। इसका मतलब
ये जो फोर्स है 80 ग्राम फोर्स, ये समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे ये एक्ट करेगी। इतना हमको पता लग गया कि ये इस साइड एक्ट करेगी, ये पता लग गया। ये पता लग गया हमको क्या, कि ये इस साइड कहीं पे एक्ट करेगी। कहाँ पे एक्ट करेगी वो अभी हमको देखना है, ठीक है। 10 के आसपास होनी चाहिए। चलो ठीक है, अभी पहले इसको ज़रा सॉल्व करके देखते हैं ज़रा। देखो क्या है कि अच्छा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा, जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल, क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल हो जाएगा। ये तो हमको समझ में आ गया। बैलेंस की कंडीशन मतलब इक्विलिब्रियम मतलब एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है कितना, तो 40 इंटू 40, 40 इंटू 40 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो दूसरा जो क्लॉकवाइज जो मूवमेंट है वो कितना है, वो है तुम्हारा 80 इंटू एक्स, 80 इंटू एक्स। तो 40 इंटू 40 कितना हो गया, 1600 हो गया, इक्वल्स टू 80 इंटू एक्स। सो 1600 अपॉन 80 इज इक्वल्स टू एक्स, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पे आ रहा है 20। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, 80, क्या यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिख दोगे, वेट ऑफ 80 ग्राम फोर्स मस्ट बी प्लेस्ड ऑन 20 सेंटीमीटर राइट साइड टू ओ के राइट साइड में 20 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब ये 80 कहाँ पे लग रहा है, ये लग रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है। और हमने इसको कर दिया डिलीट, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। अभी ये पूरा समझ में आ गया। सर एक चीज मुझे समझ में तो आया, एक चीज पूछनी है। अगर फोर्स इस साइड पे जो 40 ग्राम फोर्स लग रहा है वो अगर मतलब अगर 30 ग्राम फोर्स ही लगता 30 सेंटीमीटर पे, हाँ, और तो 900 जाना था, इधर वो 60 लगाना होता तो यहाँ पे 15 आ जाता। वो तो कितना लगाना था, इधर आप कितना लगाने के लिए बोल रहे हो, 60 मान लो 30 आप लगाना चाह रहे हो यहाँ पे और 30 पे ही लगाना चाह रहे हो, तो 900 ये हो गया, और आप यहाँ पे 60 लगाना चाह रहे हो, तो 60 को मतलब 900 को आप 60 से डिवाइड कर दो, तो मतलब सीधे सीधे आंसर आ जाएगा आपका। कितना आपका आंसर आ रहा है, वही 15 आ रहा है, तो मतलब 15 सेंटीमीटर पे लगेगा, अगर ठीक। जितनी न्यूमेरिकल वैल्यू सेंटीमीटर में है,